नमस्कार। आप सभी का बड़ी बिंदी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़ी हैं डॉक्टर जया आनंद, जो कि हिंदी साहित्य में एक जाना माना नाम है। ये कई हिंदी मैगजीन्स में लेख लिखती हैं। उसके साथ साथ लघु कथाएं, कविताएं भी लिखती हैं और साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी रुचि रखती हैं ये। इनकी और भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं जिनके बारे में हम एक एक करके इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं डॉक्टर जया, बड़ी बिंदी के इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी बिंदी कि मुझे इस प्रतिष्ठित मंच पर आमंत्रित किया और ऐसे ज्वलंत विषय पर मुझे बोलने का आपने अवसर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि आपका और विभा दीदी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जो भी श्रोता जुड़े हैं, दर्शक, उन सबको मेरा नमस्कार। जैसा कि अभी हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे मैम, कि जिस टॉपिक को हमने आज चुना है, जिस पे हम बात करने वाले हैं, वो जिसको हम कहते हैं काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है आजकल के समय में। हम सोशल मीडिया चूँकि हम सारे ही यूज़ करते हैं, तो हम देखते हैं कि हैकिंग के खतरे कितने बढ़ गए हैं और हम में से हर किसी ने उसके अलग-अलग रूपों में ही सही, पर उसे ज़रूर अनुभव किया होगा। क्योंकि हम सारे ही सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और कई बार हमको उन चीज़ों का भोगी बनना पड़ता है। और मैंने आपसे भी उसके बारे में सुनी थी कहानी कि आपने भी उसको फेस किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका एक्सपीरियंस उसके बारे में जानना चाहूँगी कि आपका क्या अनुभव रहा? अ, मैंने मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? जी, बिल्कुल आ अंजलि? रही है। यस। मैंने ये हैकिंग शब्द ना ये बस सुना था और मुझे लगता था कि क्या है। एक्चुअली मैं मेरा जो फ़ेसबुक अकाउंट था वो 2011 से, जब नया-नया फ़ेसबुक आया ही था, उस समय से मैं जुड़ी हूँ फ़ेसबुक से। और फिर 2016-17 के बाद जैसे थोड़ा और एक्टिव जिस साहित्य जगत में हम लोग थोड़ा सक्रिय हुए, तो इस फ़ेसबुक को हम लोग और ज़्यादा उसका उपयोग करने लगे। और उसी बीच ये शब्द सुना, मतलब कहीं-कहीं से सुनने में आता था हैकिंग, कि हैक हो रहा है, लेकिन मुझे इस शब्द से कहते हैं ना बिल्कुल अनभिज्ञ, मुझे नहीं पता था कि ये क्या है। और फिर इधर बीच में कुछ लोगों के अकाउंट्स हैक होने लगे, जो परिचित लोग भी थे, जिसमें कई राइटर्स भी थे, कुछ जो हमारे रिलेशंस में हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता था ठीक है, हैक होना मतलब क्या, ठीक है, वो फिर वापस सही हो जाता होगा, या मतलब बिल्कुल मुझे इसके बारे में पता नहीं था। लेकिन एक दिन मेरा अकाउंट हैक हुआ और फिर वो अभी तक वापस नहीं आया और मैं तब मुझे समझ आया कि हैकिंग क्या होता है, कि मैं दूर से अपना अकाउंट देख पा रही हूँ, पर एक्सेस नहीं कर पा रही। जो कुछ मेरा लिखा हुआ था, मेरे फ़ोटोग्राफ्स, मेरे सब कुछ वहीं रह गए और मैं दूर खड़ी देखती रह गई। ऐसा लगा कि ओह! मतलब इतना बड़ा दुःख, मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ी चीज़ मेरे से चली गई, क्योंकि मेरा अकाउंट बहुत पुराना अकाउंट था। और मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं बहुत दिनों तक परेशान रही। तुरंत मेरे घर में सब लोगों ने साइबर सेल में रिपोर्ट भी किया, पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट हुआ। बट अभी तक मेरा अकाउंट वापस नहीं आ पाया और फिर अंततः मुझे नया अकाउंट बनाना पड़ा। तो ये अनुभव बड़ा ही दुखदायक कहना चाहिए, बहुत ही मतलब मैं बहुत दिनों तक परेशान रही हैकिंग को लेकर और समझ में आ गया हैकिंग क्या होता है। और आपको फिर बताऊँगी कि कैसे मेरा हैक हुआ। आगे हम लोग कार्यक्रम के आगे मैं बताती जाऊँगी आपको। बिल्कुल जया जी। चूँकि हम ये बात पहले भी डिस्कस कर रहे थे और मैं अभी भी आपसे मैं चाहूँगी कि हमारा जो टॉपिक है और जो आपका मेन फोटे है, लिटरेचर, हम दोनों को लेके बात करें। तो मैं ये भी जानना चाहूँगी, चूँकि आप कई पत्रिकाओं से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो आहा ज़िंदगी हो, पुरवाई हो, पाखी हो, दुआबा हो, आप लिखती रहती हैं इन पत्रिकाओं में। तो इतने जो जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि इन पत्रिकाओं का भी कुछ रोल होना चाहिए लोगों को अवेयर करने में अबाउट दीज थिंग्स? क्या आपने भी कभी इस टॉपिक पे कुछ लेख लिखे हैं? मैं एक्चुअली जैसे मेरा हैक हुआ, उसके बाद मेरे दिमाग में एक तो कहते हैं ना 2 धाराएँ दिमाग में आईं। एक तो होता है कि बिल्कुल गंभीर विषय पे इस पर लिखना, और एक होता है कि क्योंकि मैं व्यंग्य भी लिखती हूँ, हास्य व्यंग्य, तो एक मेरे दिमाग में आया और मैं वो लिखने वाली हूँ, इदं न मम, मतलब ये मेरा नहीं है। ये फ़ील मुझे आया जब मेरा अकाउंट हैक हो गया
और एक दार्शनिक रूप से भी मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए, लेकिन मैंने अभी लिखा नहीं है इस विषय पे। लेकिन हाँ, हैकिंग पर मेरी एक कहानी चल रही है और जल्दी ही हो सकता है किसी प्रतिष्ठित पत्रिका में आ जाए वो कहानी, तो आप भी पढ़िएगा। क्योंकि लेखक जो होता है और मेरे अंदर जो छुपा हुआ लेखक है, वो कोई भी अनुभव होता है जीवन का, उसको चाहता है कि हाँ, हम किसी न किसी रूप में कविता, कहानी या आर्टिकल किसी न किसी रूप में व्यक्त करें। तो जल्दी आपके सामने रहेगा वो लेख और कुछ लोगों ने बिल्कुल, लिखा बिल्कुल। भी है इस विषय पर, कुछ लोगों ने लिखा भी है। जी। एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि न आपने उसको एक अपने लेवल पे, अपने स्तर पर भी झेला है। आपको क्या लगता है, मतलब कुछ लोग हम देखते हैं कि वो सोशल मीडिया के पीछे बैठे हैं और बस किसी एक के बारे में जानबूझकर हम अनाप-शनाप बातें करते रहते हैं। ये भी आजकल बहुत ट्रेंड है। लोगों जी, को पेड एक अब्यूजिव वर्ड दे कीप ऑन यूजिंग, एंड ये सब कुछ भी चलता है। तो ये आपका इस पे क्या कहना है कि इसके पीछे उनका मंतव्य क्या है और ये ऐसा क्यों किया जाता है? सोशल मीडिया के खतरे भी कितने बढ़ गए हैं, हम देखते हैं कि अगर हम फायदे देखते हैं तो उसके नुकसान कितने ज्यादा हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हर जो भी चीज़ आती है उसके 2 पहलू होते हैं, कुछ अच्छा पक्ष और कुछ बुरा। तो सोशल मीडिया में एक उसका बहुत अच्छा पहलू था कि हम बहुत सारे लोगों से एक साथ जुड़ सकते थे और जुड़े हैं। और इसके माध्यम से जैसे बहुत सारे जो घर की महिलाएँ जो बाहर हर जगह गोष्ठियों में नहीं जा पाती हैं, मंच उनको नहीं मिलता है, तो उन्हें एक अपना प्लेटफ़ॉर्म मिला था कि जो भी उनके अंदर टैलेंट है या जो वो लिख रही हैं, पढ़ रही हैं या कुछ वो खाना बनाना जानती हैं या जो भी उनके अंदर टैलेंट है, उस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए वो प्रदर्शित कर पाती थी। लेकिन साथ-साथ ये भी होने लग गया कि कुछ लोग टारगेट करने लग गए, कुछ लोग पीछे पड़ने लग गए। तो मेरे ख़्याल से इन सब चीज़ों से डरना नहीं चाहिए। अगर आप सही हैं, अगर आपका मोटिव सही है, फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि अगर हम बाहर दुनिया में निकलते हैं तो हर तरह के लोग मिलते हैं, अच्छे भी, बुरे भी। और मुझे बहुत सारे अच्छे लोग मिले, बुरा अनुभव तो एक हुआ है। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया मेरे लिए तो मुझे पसंद है सोशल मीडिया और यहाँ मुझे बहुत सारे अच्छे लोग मिले, बहुत सारे अच्छे लोग मिले। निश्चित रूप से कि उसके दोनों ही रूप हैं, हम उसका एक साइड नहीं दे सकते कि बहुत जो कि बहुत एक नेगेटिव है, सकारात्मक साइड भी है उसका। पर कहीं न कहीं एक चीज़ देखने को मिलती है, वो ये कि बहुत ही भ्रामक दुनिया है ये। आप देखेंगे, आपको वहाँ पे सब खुशी दिखते हैं। अगर हम सोशल मीडिया घूम के आए तो हम देखते हैं कि सबकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, क्योंकि अपने चैलेंजेस हमें नहीं पता चलते कि क्या है। तो एक कहीं न कहीं वो फेक जो खुशी है वो हम देखते हैं वहाँ पे। उसके बारे में आपको वो क्या भी लगता है? वो हाँ, नहीं ये तो होता है देखिए कि वो कहते हैं ना कि रहीम जी का दोहा है ना कि दुःख को मन में ही मुझे अभी उसकी फर्स्ट लाइन नहीं याद आ रही है कि अपने दुःख को मन में ही रखना चाहिए, बाँट ना लही एक कोई, हाँ। तो उसको कोई बाँट नहीं सकता, तो हर जगह दुःख बहुत ज़्यादा क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे कष्ट हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हैं और हर जगह हम अगर अपना दुःख का रोना रोते रहेंगे, तो हर कोई आके हम उस दुःख को का समाधान भी नहीं कर सकता है। तो बहुत हमसे बहुत आत्मीय हैं, बहुत ज़्यादा गहराई से जुड़े हैं, उनसे तुम अपना दुःख का प्रदर्शन करें, पर हर जगह क्यों? हमें तो खुशियाँ बाँटना चाहिए ना, मेरा ऐसा सोचना है, ये मेरी अपनी सोच है कि एक सकारात्मकता जितना हम अगर खुद सकारात्मक रहेंगे, तो हम स खुशियाँ बाँटेंगे और लोगों में जो है वो पॉज़िटिव एनर्जी जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और बाकी दुःख तो सबके जीवन में नानक दुखिया सब संसार कहा गया है, तो दुःख को जो है वो या तो जैसे पहले हम लोग डायरी में लिख लिया करते थे, उसको अगर हम मुझे नहीं लगता कि फ़ेसबुक पे आपको जो है पूरा-पूरा अपना दुखड़ा रोना चाहिए, क्योंकि उससे और नेगेटिविटी फैलती है। जो आपके बहुत आत्मीय, बहुत आपके वैसे दोस्त हैं, तो उनको आप फ़ोन पे बात करिए ना, फ़ोन भी तो एक है माध्यम। सोशल मीडिया पे आप दूसरे तरीके हैं उसके व्यक्त करने के, दुःख के। आप कहानी, कविता या जो भी आपको माध्यम लगता है, गीतों के माध्यम से एक उसका तरीका होता है दिखाने का। तो उस तरह से हम दिखा सकते हैं। मुझे लगता है कि डायरेक्ट बताना मुझे उतना ठीक नहीं लगता। अपनी-अपनी सोच है। और बाकी जहाँ तक आप फेक की बात कर रही हैं, हाँ, बहुत सारे लोग जो दिखावा करते हैं, वो भी ना अति सर्वत्र वर्जित, अति हर चीज़ की बुरी होती है ना, तो हर जगह हम अपने आप को शो ऑफ करते रहेंगे,
वो भी गलत है। तो अति नहीं होना चाहिए, संतुलन के साथ सब अच्छा लगता है। जी, और बिल्कुल आपकी इसी बात से जुड़ी हुई बात मैं कहना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा जब हम शो ऑफ करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ को, वहाँ पे उसके खतरे भी हैं। आप हर बात हर किसी से हर समय नहीं कह सकते। आपको क्या लगता है, मतलब बहुत ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे शेयर करना आप कितना सही पाती है? मुझे वही मैं बोल रही हूँ कि बहुत मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि वो सोशल मीडिया है ना, तो वहाँ सामाजिक मुद्दों को उठाना, या अगर आपकी एज ए राइटर अगर आपके कुछ व्यक्तिगत चीजें भी हैं, या आपको कोई परेशानी हो, तो हमारे पास एक तरीका है कि हम उसको कहानी, कविताओं या व्यंग्य किसी माध्यम से हम व्यक्त करें। सीधे सीधे व्यक्त करना मुझे नहीं लगता कि उचित है। आपको सामाजिक मुद्दे उठाइए ना, वहां पे सोशल मीडिया है तो सामाजिक मुद्दों के लिए है, तो वहां पे अपना दुखड़ा रोना मुझे बहुत ठीक नहीं लगता है। आपने बहुत अच्छी बात कही जया जी की, इंस्टेड ऑफ यू नो शेयरिंग द पर्सनल लाइफ, अगर हम वहाँ पे सोशल टॉपिक्स पे बात करें। पर मैं उसके विषय में भी आपसे जानना चाहूंगी, हम में से बहुत लोग किसी भी मुद्दे पे हमें फ्रस्ट्रेशन निकालनी है तो हम वहाँ पे कुछ एक टू लाइनर लिख कर आ जाते हैं और हमें लगता है हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया। पर यूजुअली जो एक प्रैक्टिकल लेवल पे काम करना होता है वो ऑफ कोर्स मुश्किल है, लिख के आ जाना आसान है। कुछ कहना चाहेंगे आप इस बात पे? हाँ, मुझे बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, और उनका उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है वो सही हो, मतलब आई एम एग्री टू डिसएग्री वाला हाल है यहाँ पे, कि उनको लगता होगा कि नहीं हम कहीं तो अपना दुख व्यक्त कर दें, तो ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको जैसे ना एक्सप्रेशन आपको करना है, आप डायरी में पहले लिखा करते थे ना लोग, उससे बहुत माइंड रिलैक्स होता है, तो आप वो काम करिए। कुछ चीजें पुरानी भी लेकर रखनी चाहिए, नई चीजों को अडाप्ट करें, बट पुरानी चीजों से भी हम अगर तालमेल बिठा के चलेंगे ना, तो वो अच्छा रहेगा, बैलेंस रहेगा लाइफ में। इसीलिए दुख बहुत ज्यादा अपनी चीजों को, व्यक्तिगत चीजों को मुझे नहीं लगता कि व्यक्त करना चाहिए। मैंने एक मेरा व्यंग्य इस पर आया भी है, जैसे बहुत सारे लोग स्टेटस लिखते हैं ना, जाके दुखड़े स्टेटस अपने, हाँ, तो मेरा एक व्यंग्य आया है, और वो व्यंग्य यात्रा में प्रकाशित हुआ था। ये मुआ स्टेटस, वो इसी पर है कि लोग 2 लाइन जाके वहां लिख देते हैं और अपना दुखड़ा रोते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये इतना उचित नहीं है। पर और उसको इसमें एक फिर से मैं पॉजिटिव साइड देखती हूँ कि जितनी फास्ट लाइफ हम सारे आजकल जीते हैं, यू नो वी ऑल वांट टू बी मल्टीटास्किंग, ठीक है, और हम बहुत सारी चीजों में एक साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक फ्रस्ट्रेशन हम निकाल के आ जाते हैं। अब हमको ये सुविधा उपलब्ध है, पहले नहीं थी, जैसा कि आपने कहा पहले हम डायरी लिखते थे, अब हम सोशल मीडिया पे लिख के आते हैं, तो अब हम कर पाते हैं, जिससे हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल शायद एक एक लेवल तक कम होना चाहिए। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जितने बढ़ रहे हैं शायद वो कम होने ही चाहिए, क्योंकि हम फ्रस्ट्रेशन निकाल आते हैं। बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। अगर आप देखें, हम लास्ट वीक भी हमारे पास डॉक्टर वृंदा आई थी, साइकोलॉजिस्ट थी, हम उनसे बात कर रहे थे, पर हम देख रहे हैं कि ये चीजें तो बढ़ रही हैं। मतलब हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि इस तरह की नेगेटिव बातों की के बारे में हम काफी लिखते पढ़ते सुनते रहते हैं सोशल मीडिया पे, पर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में कहीं कोई कमी नहीं है। क्योंकि ना वो लगता है कि अगर हमने लिखा वो 2 लाइनर्स, या जो भी हमने अपना स्टेटस जाके चाहे फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे जाके वहां पे एक्सप्रेस किया, तो हमको लगता है कि जिसके लिए हमने लिखा वो उसे पढ़े, ये हमारे दिमाग में रहता है ना। और अगर बहुत उसने सही नहीं बात पढ़ा तो हमारा और गुस्सा निकलता है, तो ये चीजें बढ़ती हैं एक्चुअली। थोड़े समय अच्छा लगता है, लेकिन जब क्या ना बहुत ज्यादा अगर होने लगता है कोई चीज, किसी भी चीज की अति बुरी हो जाती है, तो इसीलिए खुद पे कहते हैं ना सेल्फ कंट्रोल, वो अगर हम रखेंगे तो बैलेंस होके चलेंगी चीजें। क्योंकि अगर और यूथ खासकर मैं बोलती हूँ मल्टीटास्किंग है, तो ये उसके अंदर बहुत बड़ा टैलेंट है एक्चुअली। तो ये जो टैलेंट है वो मेरे ख्याल से फिर इस ये जो चीजें हैं लाइफ में, उसको भी बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि वो एक साथ कई कामों को बैलेंस कर रहे हैं। तो ठीक है, एक फेज होता है लाइफ का, मैं ये भी बोल रही हूँ कि ये एक फेज होगा, कि ठीक है वो शुरू में बहुत व्हाट्सएप का जैसे ना एक ग्रुप का बहुत ज्यादा क्रेज था, हम लोगों ने भी हमारे समय में आया ये ग्रुप, मतलब जब हम लोग हम लोगों ने बढ़ते हुए देखा उसको। तो उसके बाद अब लेकिन वो ग्रुप का हर समय हर दिन उतना हम लोग एक्टिव नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी हाँ फ्रेंड्स ग्रुप में रहा जाता है एक्टिव। तो ये सब चीजें हैं, उसके अच्छे साइड भी हैं और नेगेटिव साइड भी हैं। जी बिल्कुल।
मैं थोड़ा सा आपको जो हमारा डिस्कशन हो रहा है मैं उसको किसी और साइड लेके जाके आपसे रेडियो के बारे में भी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आपका अनुभव रह चुका है रेडियो में काम करने का भी। आपने 92.7 बिग एफएम पे भी यादों का एडिट बॉक्स के साथ भी काम किया है आपने। तो थोड़े से मैं वो भी चाहूंगी कि आप उसके भी कुछ अनुभव हमारे व्यूअर्स से शेयर करिए, बिकॉज अब हम देखते हैं कि लोग थोड़ा सा पढ़ते कम है और यू नो ई बुक्स सुनते हैं या रेडियो भी सुनते हैं। ऑफ कोर्स विविध भारती सुनने वाले शायद अब कम हैं बड़े सिटीज में, बट बिग एफएम तो लोग बहुत सुनते हैं। आप क्या कहना चाहेंगी, रेडियो का क्या प्रभाव देखती हैं आज आप आजकल के समय में? अ, जैसा आपने बताया कि जो प्राइवेट चैनल्स है ना, हाँ, नेचुरली उनको सुनने वाले ज़्यादा हैं। और वो भी कैसे सुनते हैं कि कार में आप जा रहे हैं सफ़र में और ट्रैफिक जैम है, वहाँ पे भी आपने ऑन कर दिया। और जैसा कि नीलेश मिश्रा जी का जो यादों का इडियट बॉक्स है, वो अक्सर 9 बजे जो स्टोरीज़ आती हैं, तो वो मोस्टली लोग सुनते हैं, क्योंकि उस टाइम बहुत थोड़ा एक रिलैक्स होता है उनका माइंड। लेकिन बाकी जो चैनल्स हैं, उसको लेकिन बाहर सुना जा रहा है। ये मैं आपको बोलूँगी कि विविध भारती और जो लोकल चैनल्स हैं या जो रीजनल चैनल्स हैं, उनको आउट ऑफ इंडिया सुना जा रहा है। विविध भारती के काफ़ी सारे लोग सुनने वाले हैं। अपने देश में मैं कहूँगी कि हैं हमारे पास, चूँकि लिसनर्स के काफ़ी खत आते हैं। लेकिन यूथ में मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि यूथ में जो प्राइवेट चैनल्स हैं, उनका ज़्यादा पॉपुलर है उनके बीच में, क्योंकि वो उनका तरीका, उनका जो बोलने का ढंग है, जो रेडियो जॉकीज़ हैं, वो उनके स्टाइल में बोलते हैं। जबकि विविध भारती और बाकी चैनल्स का एक पुराना ढर्रा, उस तरह से वो चल रहे हैं, परंपरागत रूप जो होता है। तो मैंने दोनों फ़ील्ड में काम किया और मुझे हम लोग कहते हैं हम लोग ट्रांज़िशनल पीरियड वाले हैं, तो हम लोगों को वो भी अच्छा लगता है, वो ठहराव वहाँ रहता है। और चूँकि ये वाले जो चैनल्स हैं, इसमें भी मैं स्टोरीज़ पे ही चूँकि लिख रही हूँ, तो यहाँ पे भी एक ठहराव है। अ, तो मुझे मेरा अनुभव अच्छा है। और मैं ऐसा नहीं कि जो यूथ है, उनकी जो नई चीज़ें मुझे वो अट्रैक्ट करती है, क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ कॉलेज में और यूथ से मेरा बहुत इंटरैक्शन रहता है। मुझे अच्छा लगता है उनका नयापन, उनकी नई बातें, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे भी। तो दोनों ही अनुभव अच्छे हैं, अच्छे-अच्छे को ले लेना चाहिए, सार-सार को गई लई थोथा देई उड़ाए, वो वाला हाल। अच्छी-अच्छी चीज़ें ले लेनी चाहिए। एक चीज मैं और आपसे डॉक्टर जया पूछना चाहूंगी, वो ये, चूंकि आप इतनी पत्र पत्रिकाओं से जुड़ी हैं और बड़े बड़े नाम हैं सारे, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि, क्योंकि जो लोग जो जो बुक रीडर्स हैं, जो क्योंकि क्योंकि मैं जिस परिवार से बिलोंग करती हूँ, हमारे यहाँ पढ़ने लिखने पे बहुत जोर दिया जाता है कि हमेशा अच्छी बुक्स पढ़िए, और हमारी अपब्रिंगिंग ही वैसी रही है। बट आजकल के समय में भी जब जब जैसे आपने कहा ट्रांजिशन मोड चल रहा है, हमने वो भी देखा और हम ये भी देख रहे हैं। तो आप चाहते तो वो पढ़ना, मतलब पढ़ नहीं पाते हो, यू आर नॉट फ्री विद योर फोन, आप इसी के साथ प्ले अराउंड करते रहते हो। और मेरे साथ, मैं अपनी पर्सनल चीज से शेयर करती हूँ कि अगर मैंने कुछ पढ़ा, तो मैं थोड़ा सा पढ़ के आके उसको फिर इंटरनेट पे और उस पर सर्च करना पसंद करती हूँ। तो कहीं ना कहीं आप डाइवर्ट हो जाते हो, मतलब वो बुक तो पीछे रह गई, फिर से आप इंटरनेट की दुनिया में ही आ जाते हैं। आपको क्या लगता है, या आपके पर्सनल अनुभव इस बात पे क्या है? अ, बिल्कुल देखिए, हम लोग भी जितना एक समय था जब मैं एमए और मैंने लखनऊ से एमए पीएचडी किया है, और हमारे सारे जो मित्र ग्रुप थे, वो शायद अभी मुझे शायद जुड़े भी होंगे सब अभी, और सब लिख रहे हैं इस टाइम सभी पत्र-पत्रिकाओं में। तो हम सभी लाइब्रेरीज़ बहुत रेगुलरली जाते थे और बहुत पढ़ते थे हम सब। और बीच में चूँकि जब शादियाँ वग़ैरह हम लोग की हुई, तो गैप आया और उसके बाद हम लोगों ने फिर से पढ़ना शुरू किया, लेकिन तब तक मोबाइल आ चुका था। और बीच में सचमुच पढ़ना हमारा भी बिल्कुल कम हो गया था। लेकिन फिर ये जो कोरोना पीरियड आया, उस टाइम हमने कहते हैं ना वापस से रिवाइव होना हर चीज़ों का, और एक जो ठहराव जो जीवन में आया ना, तो फिर से हम किताबों की ओर मुड़, हमने फिर से पढ़ना शुरू किया। और जैसे आपने एक बार आपसे बात भी हो रही थी, आपने भी कहा कि जो बात किताबों को पढ़ने में आती है, वो डिजिटल मीडियम में नहीं आ सकती, और ये बिल्कुल सच बिल्कुल। है। वो कहते हैं ना, जो किताबों की खुशबू होती है, किताबों का एक एक एहसास, वो बड़ा अच्छा होता है, जो सच में आजकल बहुत कम हुआ है। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे हैं और यूथ हैं जो पढ़ रहे हैं। कम हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा आपको हर जगह दिखेंगे,
लेकिन मैं है। स्पेशली आपसे जया मैम इस बात पे जानना चाहूंगी कि ऑफ कोर्स मैं आप या हमारे जैसे कितने ही लोग जिनको बुक रीडिंग पसंद है, वी क्रेव फॉर इट। हम चाहते हैं कि वो टाइम हमें आधा घंटा मिले जहाँ पे जब सिर्फ आप और आपकी किताब हो और आप थोड़ा समय व्यस्त उसके साथ समय बिताएं। बट फिर भी ये जो बीमारी की मैं बात करी हूँ कि हम थोड़ा सा पढ़ते हैं और वापस जाके उसके बारे में और पढ़ना चाहते हैं, उसके चक्कर में हम वो भूल जाते हैं कि किताब हम पढ़ रहे थे। मेरे साथ तो अक्सर होता है। मैं चाहूंगी आप क्या कहना चाहती हैं कि इस नहीं पे हम होता है इसके लिए हमें ऐसा, क्या ये करना चाहिए? एक्चुअली हाँ, चूँकि हमारे हाथ में कितना ऐसा लगता है मोबाइल आया, दुनिया हमारे हाथ में आ गई, ऐसा ये दिमाग में आता है। तो ये होता है कि कई बार किताब पढ़ते-पढ़ते हम मोबाइल की ओर मुड़ जाते हैं। लेकिन एक अगर आप टारगेट बना के चलेंगे ना कि मुझे ये किताब खत्म करनी है, तब फिर आप पढ़ लेंगे। मैं अब ऐसे में ना खुद को प्रेशराइज़ करती हूँ, नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे ये किताब खत्म करनी है। और उसके ब और ये हैबिट बनानी पड़ती है एक्चुअली, कोई भी जैसे ना आजकल 21 डेज़ हैबिट होती है ना बनाने के लिए, तो वो खुद को पुश करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना पानी को ऊपर उठाना है, तो मोटर लगानी पड़ती है, नीचे गिरना तो बहुत आसान होता है ना, तो अपने आप को पुश करना पड़ेगा इसके लिए। और आप भी उसके लिए अगर जी। थोड़ा-सा यूथ भी अगर दृढ़ हो जाएगा कि नहीं मुझे पढ़ना ही है, तो फिर पढ़ लेंगे। लेकिन ये होता है, आपने जो बात कही ना कि मोबाइल चूँकि है मोबाइल हाथ में इसीलिए ऑब्वियसली लोग जाते ही हैं उस ओर। जी, देखिए हमको उसी से रिलेटेड एक कमेंट भी यहाँ पे आया है कि ऐसे में मैं सलाह दूँगी कि पहले किताब खत्म करें और फिर उससे संबंधित जानकारी पे रिसर्च करें, सही जिससे आप सही कहा, डाइवर्ट ना हो। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। सही कह रही हैं कि पहले किताब खत्म कर लें और एक चीज़ जैसे अधिकांश लोग पढ़ते हैं, पढ़ते टाइम अंडरलाइन करते चलते हैं। मतलब मैं तो ऐसी पढ़ती हूँ कि अगर मुझे कुछ अच्छा लगा या कुछ नहीं कुछ ऐसा शब्द जो मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो मैं उसको अंडरलाइन कर लेती हूँ या बुकमार्क लगा देती हूँ और उसके बाद पढ़ने के बाद मैं फिर उसको देखती हूँ। तो उससे फिर उसकी जो और गहराइयाँ हैं या लोगों की आलोचनाएँ, मैं बाद में पढ़ती हूँ। पहले मैं एक सिलसिलेवार तरीके से पूरी बुक पढ़ जाती हूँ। और हाँ, मेरे हाथ में पेंसिल या पेन या कुछ बुकमार्क ज़रूर रहता है। और बाकी जितने भी अच्छे मतलब मेरे ख्याल से जो पढ़ते हैं, अच्छे रीडर्स वो यही करते होंगे। जी, हमारे दर्शकों को ये ना लगे कि हम अपने टॉपिक से डाइवर्ट हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर चूँकि हम देखते हैं हमारे गेस्ट का जो एक जो उनका कोर फोटे है, जब हम वो देखते हैं तो ऑफ कोर्स हमें लगता है कि उनसे हम जितना ज्ञान उस टॉपिक पे ले लें, जितना उसके बारे में बात कर लें, उतना अच्छा है, इसलिए हम साहित्य की तरफ आ गए। मैं वापस आती हूँ उसी पॉइंट पे जहाँ से हमने शुरू किया था जया मैम, वो ये कि हम देखते हैं आजकल आपको अब कितने तरह के स्कैम चल रहे हैं। आपको फेक कॉल्स आते हैं, आप ये लोन ले लीजिए, आप ये ओटीपी दे दीजिए, आपकी ये लॉटरी लगी हुई है, या आपको इस रेस्टोरेंट में हमने फ्री लंच के लिए या कपल ट्रिप के लिए टिकट्स मिल रहे हैं। इस तरह के न जाने कितने, आई एम श्योर कि हम सारे से रूबरू हुए ही होंगे। जी, बिल्कुल। और बहुत सारे लोग अभी भी इससे उतने जागरूक नहीं है, जिनको नहीं पता है वो फंस जाते हैं इसमें। तो इन चीजों से कैसे बचा जाए, क्योंकि फोन तो ऐसी चीज है कि आजकल हर किसी को अवेलेबल है। इसके इसके ऊपर देखिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत मैं वही बोलूँगी कि मैं भी इतना अवेयर नहीं थी और नहीं ध्यान देती थी। मैं सच बताऊँ मुझे लगता था मुझे कौन तंग करेगा? ये ना दिमाग में एक क्या करना या अगर फ़ोन आएगा तो मैं कट कर दूँगी। कोई ऐसा व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है तो ब्लॉक कर दूँगी। इतना मुझे समझ थी। लेकिन इतना ज़्यादा हो सकती है प्रॉब्लम्स, ये मुझे नहीं पता था। जब मेरा हैक हुआ तो मेरी वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी हो गई। ये मेरे लिए बहुत ही मतलब कष्टदायक हो गई चीज़ कि जैसे ही और मैं आपको ये बताना चाहूँगी और मैं जो हमारे श्रोता और दर्शक जुड़े होंगे कि मेरा हैक कैसे हुआ ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगी ताकि आप भी अलर्ट रहें कि मैं एक ऑनलाइन एक ऐसे प्रोग्राम चल रहा था और उसमें एकदम से फ़ेसबुक से मैसेंजर से आया और मैंने चूँकि वो प्रोग्राम क्या ऐसे जस्ट घरेलू टाइप का प्रोग्राम था, तो मैंने डू नॉट डिस्टर्ब भी नहीं लगाया हुआ था और मैसेंजर पे आया और वो मेरे एक परिचित के प्रोफ़ाइल से मैसेंजर था। एक बार पहले भी आया था पर मैंने होता है ना मैसेंजर पे आप भूल जाते हैं। तो मैंने देखा उसमें ऑनलाइन कविता पाठ का था वो जो मैसेज था कि जया मैडम आप कविता पाठ करेंगे और ऐसे-ऐसे हमारा कल है, इस तरह से आया। तो चूँकि मैं करती हूँ ऑनलाइन कविता पाठ तो मैंने कहा ठीक है, तो उन्होंने एक लिंक भेजा मुझे और जैसा कि देखिए आज के प्रोग्राम में भी आपने भी लिंक भेजा है और मैंने कहा ठीक है लिंक है। मैंने
उनकी प्रोफाइल भी देखी, और वो जो प्रोफाइल थी उनका नाम रेखा किंगर जी करके था उस प्रोफाइल का नाम, और वो उनसे मैं मिल चुकी हूँ पूना में, मैं उनके साथ मिली थी उनके एक प्रोग्राम में। तो मुझे लगा कि ठीक है, ये तो परिचित हैं, और मैंने कहा ठीक है, मैंने लिंक, उन्होंने कहा कि लिंक ओपन करिए और आपको जो कोड आएगा वो मुझे शेयर कर दीजिएगा। मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने ठीक है। और जैसे ही मैंने कोड शेयर किया है, मेरा व्हाट्सएप सबसे पहले, मुझे पता नहीं, बच्चे लोग वहीं बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा माँ तुमने क्या मुझे मैसेज भेजा, हाय करके आया। मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं भेजा। तब तक मेरे बेटे को आया। उधर से फिर अचानक मेरे फ्रेंड्स, मेरी जो बहुत अच्छी फ्रेंड है और राइटर भी है डॉक्टर रंजना जायसवाल, उनका मैसेज आया, जया तुमने क्या मुझे मैसेज भेजा है पेटीएम का, जीपे का? मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं भेजा। तब तक जो है बहुत सारे लोगों को जीपे, आपके पास जीपे है क्या, मुझे पैसों की जरूरत है, ऐसा मैसेज आने लग गया। और मेरे व्हाट्सएप, सबसे पहले मेरा व्हाट्सएप हुआ हैक। मैं एकदम परेशान, और कई लोग कि जया जी आपको जरूरत है क्या पैसों की? मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने तो मैसेज भेजा ही नहीं है। तब तक मैंने ये फेसबुक पे ये मैसेज तुरंत डाला कि मेरा जो है ऐसे व्हाट्सएप हैक हो गया, आप कोई रिप्लाई ना मत कीजिए। और जब तक मैं ये कर रही थी, हैकर ने मेरा फेसबुक का भी अकाउंट जो मैंने लिखा उसको डिलीट किया, और उसके बाद मेरा फेसबुक भी हैक हो गया। और मैं उसमें लिखने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं लिख पा रही हूँ। अब मैं बहुत परेशान कि हुआ क्या। मेरा इतना पुराना अकाउंट, मेरा व्हाट्सएप सब हैक हो चुका था, और कई लोग जो हैं वो मैसेज कर रहे थे कि आपको पैसों की जरूरत है, हम दे रहे हैं आपको, और मैं उनको रिप्लाई भी नहीं कर पा रही हूँ कि नहीं, ये मेरा मेरा जो है, मैंने आपको कोई मैसेज नहीं किया है। तब तक मेरी फ्रेंड जो है डॉक्टर रंजना जायसवाल, उन्होंने पूरे ग्रुप में सबको भेजा कि नहीं, ये जया नहीं है, ये हैकर है। और इस तरह से बहुत सबने मुझे, ग्रुप जितने भी लिटरेरी ग्रुप थे उससे मुझे सबने रिमूव किया। और जितने मेरे जो अपने पर्सनल, जो हमारे जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के ग्रुप थे, वहां पे भी सबको पता चला और सबने मुझे वहां से रिमूव किया। और फिर फेसबुक भी मेरा हैक हो चुका था। फेसबुक पर मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन जो मेरे बेटे ने और मेरे हस्बैंड ने तुरंत साइबर सेल में रिपोर्ट किया। इसलिए अगर आपका भी अगर हैक हो तो तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। और उसके बाद ये 8 नवंबर की घटना है, 8th ऑफ नवंबर। और फिर उसके बाद मैंने उसमें जो हेल्प सेंटर आता है ना फेसबुक का, बहुत कोशिश की मैंने, बहुत ट्राई किया कि वो मेरा वापस आ जाए अकाउंट, पर वो अकाउंट मेरा वापस नहीं आ पाया। क्योंकि वो जो था हैकर, वो उसने कुछ भी ऐसा वो मैसेज नहीं करता था, या ऐसी कोई फिल्म या ऐसा कोई फोटो नहीं डाल रहा था। वो सिर्फ मैसेंजर के, और मैसेंजर तो ऑलरेडी हैक हो ही चुका था मेरा, मैसेंजर के थ्रू वो लिटरेरी लोगों को ही टारगेट कर रहा है। और मेरी पुरानी फोटोज, मेरे पुराने पोस्ट को वो अभी तक उसने डाला है, अभी तक डाला है। तो लोगों को लगता है कि हाँ, वो मैं चेंज कर रही हूँ, और मैं, और वो लिटरेरी ही पोस्ट डाल रहा है, जो भी हैकर है, यानी उसको मालूम है कौन कौन लिटरेरी लोग हैं, उन्हीं को वो कर रहा है परेशान। लेकिन अभी बहुत सारे लोगों को मैंने नए अकाउंट से सूचना दी है, तो कई लोगों ने ब्लॉक किया है। लेकिन ये बहुत ही, मेरे लिए बहुत ही दुखदाई, क्योंकि मेरा इतना पुराना अकाउंट था, मेरे सारे फोटोग्राफ्स, मेरे सारे उसमें बहुत सारे डिटेल्स, जो लिटरेरी डिटेल्स थे, लिटरेरी पोस्ट थी, वो सब चली गई। तो इसीलिए आप सब अलर्ट रहिए, कभी भी कोई अगर इस तरह का लिंक हो या कोड शेयर, तो बिल्कुल मत कीजिए। अगर ऐसा आपको आपको लगता है कि आपके परिचित प्रोफाइल से आ रहा है, लेकिन नहीं, पहले आप उसको चेक कर लीजिए कि वो परिचित प्रोफाइल भी क्या कितने दिनों से उसमें पोस्ट पड़ी है। और एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगी, ये मैंने अपने मतलब मैं लगातार देखती रही कि हैकर्स कैसे कर रहे हैं। क्योंकि अभी मुझे कई लोग ना, नए अकाउंट पे भी हैकर्स, मुझे लगा कि हैकर्स ही हैं। वो क्या करते हैं कि किसी भी प्रोफाइल को हैक कर लेते हैं, उसके बाद पुरानी पोस्ट को वो डालते हैं। लेकिन पुरानी पोस्ट को डालते समय आप ये ध्यान रखिएगा, वो लोग कभी भी कोई अपना लिखा नहीं डालते। तो जो लोग जो हैं अपना लिखा नहीं डाले, इसका मतलब कि वो हैकर है, वो पुरानी पोस्ट को वापस वापस डाल रहा है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए कि अगर आपको इस तरह से कोई मैसेज आ रहा है, तो एक बार प्रोफाइल को चेक कीजिए कि वो पुरानी फोटोज को डाल रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग डालते हैं तो कुछ ना कुछ कैप्शन डालते हैं, कुछ ना कुछ लिखते हैं, राइटर्स खासकर वो जरूर लिखेंगे, कुछ ना कुछ कैप्शन डालेंगे। लेकिन जो हैकर्स होते हैं ना, वो लिखते नहीं है, वो नीचे सीधे पोस्ट उठाएंगे और ऐसे ही एज इट इज डाल देते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। तो फिर आप, और अगर आपसे कोई लिंक या कोड मांगे तो बिल्कुल भी मत शेयर कीजिए, ये मेरा सजेशन है। जी, मैं बहुत
पहले तो ये कहना चाहूँगी अपने दर्शकों से कि देखिए जया जी ने जो भी हमें हमारे साथ अपने अनुभव साझा किए, हम इन बातों पर ध्यान दें और इसका ख्याल रखें कि अगर हम इन्हीं अनुभवों से रूबरू होते हैं तो हमें उसको डील कैसे करना है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये। उसके साथ साथ मैं एक और बात आपसे जानना चाहूँगी, चूँकि वो भी कहीं न कहीं हैकिंग तो नहीं कह सकते बट डेटा ब्रीच ज़रूर कह सकते हैं। हम देखते हैं कि आजकल हम जो भी ऐप्स यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में, आपने देखा होगा आप ट्रू कॉलर यूज़ करें या कोई भी नया ऐप आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करें तो हमें एक ऑप्शन आता है एक्सेस प्रोवाइड एक्सेस टू योर फोटोज एंड गैलरीज। बेसिकली आप जो भी आप यूज़ कर रहे हैं थ्रू दैट आपकी पूरी गैलरी का एक्सेस जाता है उस ऐप को। इस पे क्या कहना है आपका? चूंकि हम इससे बच नहीं सकते, हम चाहें भी तो इससे बच नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे जरूरी ऐप्स हैं जो हमें डाउनलोड करने ही करने अपने फोन में। करने ही पड़ते हैं। देखिए मैं भी बहुत कहते हैं ना टेक्निकल, मेरा भी बहुत अप्रोच बहुत अच्छा नहीं है, तो मैं भी बहुत जो बहुत ज़रूरी ऐप्स होते हैं उन्हीं को मैं डाउनलोड करके फिर और ख़ासकर हम चूँकि हम लोग का लिटरेचर से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो जो बहुत जिनको बाकी हमारे जो फ्रेंड सर्कल हैं या जो भी लिटरेरी लोग हैं, उन्होंने डाउनलोड किया हुआ है, तो उन्हीं ऐप्स को हम लोग यूज़ करते हैं। और बाकी जो मैं यही बोलूँगी कि आप एकदम नए ऐप्स को जब तक आप उसके बारे में पूरी जानकारी ना ले लें, तब तक आप मत डाउनलोड कीजिए क्योंकि कई बार उससे पूरा का पूरा फ़ोन भी हैक हो सकता है और फ़ोन पे आजकल तो सब कुछ है। आपके सारे बैंक डिटेल्स, सारे आपके जो बिल्कुल। भी आपका जीपे है, पेटीएम सब कुछ आपका उसी पे है। तो इसीलिए जब तक आप उसके बारे में टोटली आप नहीं जान लें, तब तक उसको आप मत डाउनलोड कीजिए। क्योंकि ये तो आपने जैसे बताया ना वो सारे एक्सेस दे देता है, सारी गैलरीज़ और सारे हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं सब एक्सेस आ जाता है। तो इसका बिल्कुल, ध्यान रखें। बिल्कुल जया मैम, जो भी गैर ज़रूरी ऐप्स हैं उनसे जितना भरसक हो सके और वो इतने रिक्वायर्ड नहीं है तो हम उन चीज़ों से बचें। और दूसरी बात ये कि हम अक्सर फेसबुक पे देखते हैं कि हम आपको किसी लिंक पे क्लिक करना है एंड वो आपका कोई इमेज बना के देगा या आपका हॉरोस्कोप बताएगा एंड देन इट आस्क यू टू शेयर दैट लिंक ऑन योर पेज। उसके थ्रू भी बहुत हैकिंग बढ़ती है। तो उन सारी चीज़ों को करने से पहले भी हमें थोड़ा-सा अवेयर रहना चाहिए उन चीज़ों को बिल्कुल, लेके। बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ, ये एक्चुअली मैं जैसे होता है ना फेसबुक पे नए-नए सब लोग हम लोग भी इवन करते हैं कि हाँ हॉरोस्कोप और ये होता है ना कभी-कभी खेल के जस्ट प्ले ऐसे करके। जी। लेकिन मैंने भी अभी सुना कि मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं शालिनी जी, उन्होंने भी बताया और रश्मि रवीजा दी हैं, उन्होंने भी मेरा फेसबुक अकाउंट जब हैक हुआ था तो पूरा उन्होंने डाला था पोस्ट करके और बोला था कि नहीं जया का हैक हो गया है अकाउंट और इसीलिए आप कोई भी जो है उस पर कमेंट मत कीजिए और इस तरह की चीज़ें जब भी हो तो मेरे ख़्याल से फ्रेंड्स लोग को बहुत इसमें हेल्प करना चाहिए और बाकी जो आप बता रहे कि इस तरह के जो गेम्स वग़ैरह होते हैं उनको भी क्लिक नहीं करना चाहिए, यही अच्छा रहेगा, तो हैक होने से बचेंगे क्योंकि हम सब सोशल मीडिया कहीं न कहीं यूज़ कर ही रहे हैं आजकल, ये तो है। जी, बिल्कुल, चूँकि हमारे पास समय लिमिटेड होता है और हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बात कर लेना चाहते हैं अपने गेस्ट के साथ, तो मैं चाहूँगी कि आप हमें कुछ अपनी जो आपकी रचनाएँ हैं, उसके बारे में हमें बताएँ। अगर आप हमारे लिए कुछ लेके आई हैं, हमें कोई कविता कुछ कुछ सुनाना चाहती हैं, तो स्वागत है आपका। ठीक है। अम, आपने कहा तो मैं आपको ये मेरी किताब है गोमती किनारे और हाँ, देखिए तो इससे मैं कुछ कविता सुनाना चाहूँगी और चूँकि मेरा जो मैं हैक हुई थी, मेरा मतलब फ़ेसबुक अकाउंट हैक हुआ था, वो इसी जी, कविता पाठ के माध्यम से मतलब जो लिंक आया था। बिल्कुल लेकिन तब तो सुनना यहाँ बनता पे है। मैं यहाँ ये मंच तो मेरे लिए बहुत प्रतिष्ठित मंच है और इस मंच पर पढ़ना मेरे लिए एक सौभाग्य है। तो मैं एक कविता, एक सरल सी कविता जो मेरी बहुत पुरानी कविता है पर मुझे बहुत प्रिय है वो कविता, तो मैं वो पढ़ना चाहूँगी। अ, इसका शीर्षक है सहजता। और ये मैंने जब मैं एमए कर रही थी तब लिखी थी ये कविता और ये कई जगह प्रकाशित हो चुकी है। तो मैं ये जी। आपको सुनाती हूँ। मेरी आवाज़ क्लियर है अंजलि? आपको जी, जी, मैं आवाज़ आपको आ सुन रही है? पा रही हूँ। हाँ। जी। सहज होना जैसे निरभ्र आकाश में पंछी का उड़ना। सहज होना जैसे निरभ्र आकाश में पंछी का उड़ना, श्वेत निर्झर का झरना,
उदधि में उठने वाला फेनिल ज्वार, उदधि में उठने वाला फेनिल ज्वार, एक माँ का अपने बच्चे से दुलार, एक पत्नी का अपने पति के लिए फुलके पकाना, एक पत्नी का अपने पति के लिए फुलके पकाना, रूठने पर पति का उसे मनाना, सहज होना जैसे भाई बहन की परस्पर लड़ाई, सहज होना जैसे भाई बहन की परस्पर लड़ाई, नाती पोतों की दादी नानी से ढिठाई, सहज होना जैसे कोई गीत गुनगुनाना, सहज होना जैसे कोई गीत गुनगुनाना, कुछ याद आ जाना, पलकों का भीग जाना, मन को कुछ भा जाना, सहज होना जैसे कोई गीत गुनगुनाना, कुछ याद आ जाना, पलकों का भीग जाना, मन को कुछ भा जाना, कदमों की थिरकन, कदमों की थिरकन, हल्की सी सेहरन, सहज होना जैसे सब में व्याप्ति और स्वयं की प्राप्ति, सहज होना जैसे सब में व्याप्ति और स्वयं की प्राप्ति। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। कितनी कितनी सरल भाषा में आपने इतनी इतनी बड़ी बात को इतनी आसानी सहजता से कह दिया। धन्यवाद। आपको अच्छी लगी और हो सकता है हमारे जो दर्शक हैं उनको भी अच्छी लगी हो। आई होप सो। आजकल आजकल किस किस चीज पे काम कर रही हैं आप? क्या लिख रही हैं आजकल या क्या पढ़ रही हैं? इधर मैंने पढ़ने की जहाँ तक बात है, मैंने इस समय समिधा किताब जो बाबा आमटे की पत्नी हैं, उन्होंने लिखी है, वो आजकल मैं पढ़ रही हूँ। और इस समय और कहानियाँ कुछ कहानियों पे आजकल काम चल रहा है, और कविताएँ तो मैं बहुत उस पर कहना चाहिए बहुत मैं हार्ड वर्क नहीं करती, वो जो मेरे मन में आता है मैं लिख देती हूँ। जैसे बहुत सारे लोग बहुत वैचारिक कविता लिखते हैं, तो मैं वैचारिक उतना नहीं लिखती। तो उस हिसाब से मैं जब मेरे मन में आता है ना स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, वो चीज़ है। तो वो मैं लिखती रहती हूँ बीच-बीच में, वो क्षणिकाएँ या एक फ्लो आता है। बाकी कहानियाँ मैं कहानियों में कहते हैं ना टाइम लगता है लिखने में, तो वो मैं लिखती रहती हूँ, चलता रहता है उपक्रम। बाकी पढ़ रही हूँ, अभी वही समिधा किताब पढ़ रही हूँ आजकल। आज एक बात बड़ी बिंदी के इस मंच से मैं भी अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी कि थोड़ी सी बायस साउंड नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि बड़ी बिंदी का हिस्सा हूँ, परिवार हूँ। पर एक उपलब्धि तो मुझे आज बड़ी बिंदी में ये मिली है कि जो पत्र पत्रिकाएं जो मैं खुद पढ़ती थी और जो मुझे बेहद पसंद थी, चाहे वो हंस हो रही हो या चाहे वो आह जिंदगी रही हो, आज इस मंच की वजह से मैं उन लेखकों से बात कर पा रही हूँ जो उन किताबों में आर्टिकल्स लिखते थे। तो मैं सच में बहुत बहुत थैंकफुल हूँ हमारी टीम, विभा मैम, विभा दीदी और बड़ी बिंदी के इस मंच के लिए कि उनके जरिए मैं आज उन लेखकों से डायरेक्ट बात कर पा रही हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जया दीदी, और इतने शॉर्ट पीरियड में हमने इतनी सारी बातें कवर करी। और मैं चाहूंगी कि चलते चलते एक बार आप हमारे जो भी यहाँ पे सुनने वाले हैं उन्हें ये बताते चले कि आपका मैसेज जो भी है देते चले। और मैं तो जरूर कहूंगी कि आप साहित्य क्षेत्र से हैं, तो पढ़ने के बारे में तो जरूरी कुछ कुछ किताबें अगर आप रिकमेंड करना चाहें तो। मैं पहले तो अंजलि, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैंने आपको ऐसे लाइव स्ट्रीम में देखा है और सुना है आपको, लेकिन एक होता है ना रूबरू होना, आज पहली बार हुआ। बहुत अच्छा लगा मुझे। और बड़ी बिंदी का मंच अपने आप में प्रतिष्ठित मंच है। विभा दीदी जो है उनसे तो मैं हमेशा मिलती हूँ जयपुर में, और हमारे मुंबई में कई बार दीदी से मिलना हुआ है मेरा। तो इस मंच पर आना अपने लिए मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और साथ ही साथ मैं ये जो विभा दीदी हैं, विभा जी, एक तो विभा रानी दी और एक विभा जी, अ, उनका जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि उनको भी मैंने बड़ी बिंदी के ही मंच पर देखा था। और उसके बाद हम जयपुर जो साहित्य सम्मेलन था वहां पे मिले। और वहां पे उन्होंने उसके बाद फिर एक दिन मुझे उनका फोन आया, विभा जी का, कि जया जी आपने मुझे मैसेंजर पे मैसेज किया और आपसे मेरी बड़े दिनों से बात चल रही थी। मैंने कहा नहीं, मैंने तो आपको मैसेज नहीं किया है। तो पता चला कि उन्हें हैकर्स जो थे, वो जो हैकर था वो मैसेज कर रहा था,
और इसके माध्यम से तो हैकर ने जो उनको मैसेज किया, तब विभा रानी दी ने उनको बताया कि नहीं, वो जया का हैक्ड अकाउंट है, जया का नंबर आप लीजिए और उनसे बात कीजिए। तब उनसे मेरी फ़ोन पर बात हुई और इस तरह से कहते हैं ना, कुछ अच्छा, कुछ अगर नकारात्मक होता है तो कुछ अच्छा भी होता है। तो मुझे हैक्ड होने का ये मुझे सौभाग्य मिला कि बड़ी बिंदी पर मैं आज आप सबसे रूबरू हुई। तो मैं ये कहूँगी कि जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण हमेशा रखना चाहिए। नेगेटिविटी होता है, ऐसा नहीं कि सुख-दुःख तो हमेशा साथ चलते हैं, लेकिन अगर हम सकारात्मक रहेंगे, तो हम बहुत कुछ अच्छा कर पाएँगे। और हमेशा सचेत रहने की आवश्यकता है, डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सोशल मीडिया में अगर मैं मेरा हुआ अकाउंट तो मैं चुपचाप फिर से बैठ जाती, नहीं, ऐसा नहीं। मुझे लगा कि नहीं, फिर से मैं अपने आप को क्योंकि इस मंच ने, इस सोशल मीडिया ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं फिर से अपना अकाउंट बनाऊँगी और देखिए इतना सकारात्मक रहा मेरे साथ, सकारात्मकता रही कि वापस मेरे से जो अपने थे वो मुझसे जुड़ गए फिर से। तो इसीलिए ये जो दृष्टिकोण होता है ना, पॉजिटिविटी, वो बहुत कामगार चीज़ है। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, खूब पढ़िए, पढ़ना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत पढ़ाकू हूँ या बहुत फ़ास्ट रीड करती हूँ, नहीं। लेकिन मुझे पढ़ना पसंद है, तो पढ़ना चाहिए और मैं भी अभी सीखने की प्रक्रिया में हूँ। अभी मैं बहुत सारे अपने वरिष्ठ लोगों से सीख रही हूँ, तो उस लर्निंग प्रोसेस में मैंने उनसे सीखा कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा लिखने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मैंने बचपन में, जैसे आपने बताया ना, आहा ज़िंदगी, मैं भी पहले पढ़ती थी, उसके बाद जब प्रकाशित हुआ तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और बाकी जो धर्मयोग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, नंदन, ये सब मैं बचपन से पढ़ती आई हूँ। और अब उपन्यासों की ओर मेरा फिर से, और बीच में थोड़ा गैप आया था, लेकिन अब फिर से मैं वापस से पढ़ रही हूँ। बहुत सारी किताबें इधर पढ़ी हैं, पढ़ना चाहिए, अच्छा रहता है पढ़ना। जो कहते हैं ना, इंटरनेट के ज़माने में भी जो किताबों को पढ़ना मत छोड़िए, क्योंकि किताबें ना वो एक ठहराव देती हैं जीवन में। जो बहुत आप फ़ास्ट जा रहे हैं, उसमें एक ठहराव बहुत ज़रूरी है जीवन में, वो संतुलन देता है। तो संतुलन के लिए किताबें पढ़ना चाहिए। बहुत ज़रूरी बात कही आपने, ये बहुत ज़रूरी बात कही कि हमें ठहराव देती हैं और ठहराव के लिए हमें किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए और किताबें पढ़ते वक़्त अपना फ़ोन अपने आप से दूर रखना चाहिए। और हमारे जो व्यूअर ने हमसे कहा भी बिल्कुल, कि अगर आपको इसके बारे में कुछ रिसर्च करना है तो आप नोट कर लीजिए और बाद में रिसर्च करिए, चूँकि बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत डाइवर्ट करती हैं अदरवाइज़ ये चीज़ें। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत शॉर्ट पीरियड में आपसे हमने बहुत चीज़ों पे बात करी, आपने हमें इतना समय दिया, अपना अनुभव शेयर किया। बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत मज़ा आया हमें आपसे बात करके। बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा भी सभी दर्शकों को, और अंजलि, आपका भी बहुत धन्यवाद। विभा रानी दी, विभा जी और हमारे सभी वरिष्ठ साहित्यकार और मेरे जो भी मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव जो भी जुड़े हैं और मेरे सभी जो दर्शक हैं, उन सबको भी मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर जया, धन्यवाद हमारी सभी बड़ी बिंदियों को हमें सुनने के लिए। और हम आपको यहाँ पे बताते चलें कि कमेंट सेक्शन में आपको एक बाय मी अ कॉफ़ी का लिंक मिलेगा, जिससे आप हमारे लिए कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी कॉफ़ीज़ खरीद सकते हैं। ये जो धनराशि है, ये कैंसर सर्वाइवर्स के लिए जाती है। सो वंस अगेन, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू। बाय।